दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, चमोली में ग्लेशियर टूटने से मचा कोहराम, बांध टूटने से आई बाढ़ से तबाही का मंजर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने, बादल फटने की वजह से कई इलाकों में तबाही आ गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि त्रासदी में अभी तक 100 से 150 लोगों तक के मारे जाने की आशंका है। तबाही में कई लोगों के बहने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा इस तबाही में भारी आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। जोशीमठ से आगे ग्लेशियर टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार आपदा प्रबंधन चमोली के जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वह नदियों से दूरी बनाकर रखें। ग्लेशियर टूटने के बाद सभी संबंधित जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। चमोली जिला प्रशासन एसडीआरएफ के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे गंगा नदी के किनारे ना जाएं। खबरों के मुताबिक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की कई टीमें पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से धौली गंगा नदी में भारी बाढ़ आ गई है। बांध टूटने की वजह से नदियों के किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है। आईटीबीपी से 200 से भी ज्यादा जवानों को राहत बचाव कार्य में लगा दिया गया है। उत्तराखंड के गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आईटीबीपी की 2 टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। देहरादून से एनडीआरएफ की 3 टीमों को भेजा गया है। इसके अलावा 3 अन्य टीमें हेलीकॉप्टर की मदद से शाम तक पहुंच जाएंगी। एसडीआरएफ स्थानीय प्रशासन पहले से ही मौके पर मौजूद है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक 55 से भी ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा कई घरों के भी बहने की खबरें आ रही हैं। भागीरथी नदी के बहाव को रोक दिया गया है। अलकनंदा के पानी की प्रवाह को रोकने के लिए श्रीनगर बांध, ऋषिकेश बांध को खाली कर दिया गया है। गंगा नदी के तट पर मौजूद सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदियों के जलस्तर की 24 घंटों निगरानी के भी आदेश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी फ्लड कंपनी को उच्चतम अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के संबंधित विभागों, अफसरों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। योगी ने अधिकारियों को परिस्थितियों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में आई तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को हर संभव मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि कृषि कानून को लेकर है। जी आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ किसानों का चक्का जाम, कई राज्यों में रहा इसका असर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। किसान दिल्ली की सीमा पर ही रहे और छिटपुट घटनाओं के अलावा जाम शांतिपूर्ण ही रहा। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक चक्का जाम के समर्थन में किसान शनिवार को सड़कों पर उतरे। जम्मू पठानकोट हाईवे पर चक्का जाम देखने को मिला। एएनआई से प्रदर्शन में शामिल हुए व्यक्ति ने कहा कि हम इस कानून की वापसी चाहते हैं। दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का हम समर्थन करते हैं। दिल्ली में सरकार ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं को रात 12 बजे तक बंद कर दिया है ताकि जनहित में किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश में चक्का जाम के समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से 12 से 3 बजे के बीच सड़कों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। पंजाब में चक्का जाम के समर्थन में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और किसानों ने उन्हें सड़क पर लंगर लग कर आया। लुधियाना के साथ अमृतसर, मोहाली जैसे पंजाब के अन्य शहरों सहित देश भर में शनिवार की दोपहर चक्का जाम देखने को मिला है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर किसानों के समर्थन में चक्का जाम रहा। कर्नाटक के बेंगलुरु पुलिस ने यलहंका पुलिस स्टेशन के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया और चक्का जाम खोलने की कोशिश की।
और दोस्तों में अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पुलिस की अनुमति के बगैर बीजेपी की रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार से एक बार फिर टकराव मोड़ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रदेश में अपनी पार्टी के परिवर्तन यात्रा को पुलिस की अनुमति के बगैर झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि लोगों ने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को टाटा कहने का मन बना लिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार पर प्रशासन के राजनीतिकरण और पुलिस के अपराधीकरण का भी आरोप लगाया। अपने एक दिन के दौरे पर चुनावी राज्य में आए भाजपा अध्यक्ष का हर जगह जय श्री राम के नारे के साथ स्वागत हुआ और नड्डा ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों को लेकर भाजपा मोदी सरकार जहां विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर रही है, वहीं पार्टी अध्यक्ष ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खिचड़ी खाई और ममता बनर्जी पर अपने अहम की तुष्टि के लिए 2 सालों तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के फायदों से वंचित रखने का आरोप लगाया। नड्डा ने दावा किया कि टीएमसी का नारा मां माटी मानुष से बदलकर वास्तविकता में तानाशाही, तोलाबाजी, रंगदारी और मुस्लिम तुष्टिकरण हो गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उस पर भरोसा जताया था। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जिसमें शरद पवार की सचिन तेंदुलकर को सलाह, कहा दूसरे विषयों पर ट्वीट करते समय सावधानी बरतें। जी हां, बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ विदेशी हस्तियों के ट्वीट के जवाब में एकता की बात करते हुए ट्वीट करने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिश्रित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है। इसी क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को कहा कि भारतीय सेलिब्रिटीज के स्टैंड को लेकर लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। मेरी सचिन तेंदुलकर को सलाह है कि दूसरे क्षेत्र के विषयों पर ट्वीट करते हुए सतर्कता बरतें। पवार के अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में ट्वीट करने वाली विदेशी हस्तियों पर पलटवार के लिए चलाए गए अपने अभियान में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं उतारना चाहिए था। ऐसे में इन हस्तियों को भी सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें सोशल मीडिया पर चल रहा था भारत रत्न कैंपेन, रतन टाटा ने खुद दिया ये जवाब। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर ट्विटर पर #भारत रत्न फॉर रतन टाटा हैशटैग भी चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे इस कैंपेन की जानकारी मिलने के बाद खुद रतन टाटा ने भी इस पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि रतन टाटा ने लोगों से कैंपेन को बंद करने की मांग करते हुए कहा कि वे एक भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। रतन टाटा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सोशल मीडिया पर मुझे भारत रत्न देने की मांग करने वालों की भावनाओं को समझता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह के कैंपेन को बंद कर दिया जाए। मैं खुद को भारतीय होने और भारत के विकास और समृद्धि में योगदान देने के लिए भाग्यशाली मानता हूं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रतन टाटा को ऑफिस के स्टाफ से इस बात की जानकारी मिली थी कि उनके एक ऑफिस मेंबर 2 साल से बीमार है। अपने स्टाफ की बीमारी की बात सुनकर रतन टाटा खुद को रोक नहीं पाए और मुंबई से पुणे उनके घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। रतन टाटा ने अपना यह दौरा पूरी तरह से व्यक्तिगत रखा था। वह सीधे पुणे की उस सोसाइटी में पहुंचे जहां उनके ये पूर्व कर्मचारी रहते हैं। रतन टाटा को अपने घर पाकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सच था। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद जेल से नहीं हुई मुनव्वर फारूकी की रिहाई। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद भी स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शनिवार को भी इंदौर जेल से रिहा नहीं किया गया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आज उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वारंट का हवाला देते हुए फारूकी की रिहाई में
असमर्थता जताई है। धार्मिक भावनाएं आहत आरोपी स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद भी शनिवार रात तक फारूकी को केंद्रीय जेल से रिहा नहीं किया गया। जब इस बारे में जेल प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रयागराज की एक कोर्ट ने वहां दर्ज मामले में फारूकी को 18 फरवरी को पेश किए जाने के आदेश दिए हैं। लिहाजा जेल मैनुअल के हिसाब से फारूकी को रिहा करने के लिए प्रयागराज की अदालत या सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश की जरूरत होगी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मुनव्वर फारूकी को रिहा न करने पर सवाल उठाए हैं। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया था, लेकिन अभी तक फारूकी को रिहा नहीं मिल सकी। 30 घंटे बीत जाने के बावजूद फारूकी बाहर नहीं आ सके। एमपी पुलिस और जेल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस में तेज हुई राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ से भी प्रस्ताव पारित। जी हां, आपको बता दें कि इस साल देश के 5 बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग उठने लगी है। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ की प्रेरणा कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान दिए जाने की मांग की गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली कांग्रेस समिति ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित करते हुए राहुल गांधी को पार्टी प्रमुख बनाए जाने की मांग की थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में राहुल को फिर से अध्यक्ष पद सौंपने की मांग करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी को बनना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि अमेठी से है कि किसानों को आतंकवादी कहने पर महिलाओं ने फूका कंगना रनौत का पुतला, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने शनिवार को चक्का जाम कर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिला किसान ने लाठियां लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता रीता सिंह की अगुवाई में महिलाओं ने गौरीगंज में किसानों को आतंकवादी बताने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत का पुतला भी फूका। किसान नेता रीता ने कंगना रनौत की टिप्पणियों पर आक्रोश जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री नचनिया से किसानों का उपहास उड़वा रहे हैं। किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। मीडिया से बात करते हुए रीता सिंह ने कहा कि सरकार रणनीति बनाकर किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के पुतला फूकने की बात करते हुए रीता सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में सारे नचनिया आकर हाईलाइट होकर किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। किसानों को कंगना रनौत आतंकवादी कह रही है, जो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना नाच गाना कर अपना पेट पाले, परिवार चलाए। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए किसान नेता रीता सिंह ने कहा वो पहले सीरियल में काम करती थी, अब उनको भाजपा ने गद्दी दे दी है। किसी किसान को सांसद बनाने की का काम भाजपा ने नहीं किया। नचनिया और सीरियल में काम करने वालों को भाजपा पार्टी में भर रही है। ये लोग किसानों को आतंकवादी कहना छोड़ दें। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। जी आपको बता दें कि दिल्ली में प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए खुशखबरी। आम आदमी पार्टी सरकार ने 20% कम कर दिए हैं सर्किल रेट। जी हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्थित रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रॉपर्टी के सर्किल रेट 20% कम कर दिए हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए ये खुशखबरी है। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। ये
रियल एस्टेट को बूस्ट करने का काम करेगा, तो जमीन खरीदने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत को तय करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। सरकार रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के जरिए जमीन की कीमतें मार्केट मूल्य के आधार पर तय करती है। इसके लिए मार्केट के साथ जिले के विकास को भी आधार बनाया जाता है। तय सर्कल रेट के आधार पर ही कोई व्यक्ति जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है। उसके आधार पर ही सब रजिस्ट्रार दफ्तर जमीन खरीदने वाले व्यक्ति से स्टाम्प शुल्क वसूलते हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी को ए से लेकर एच तक की 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे महंगी जमीन ए कैटेगरी में होती है, जबकि जमीन की सबसे कम कीमत एच कैटेगरी में होती है। सरकार आमतौर पर रिहायशी इलाकों में सर्कल रेट कम रखती है, जबकि कमर्शियल में ये अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ एक ही इलाके में फ्लैट जमीन की रजिस्ट्रेशन वैल्यू में काफी अंतर है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भारत के इन राज्यों में बारिश और आंधी के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हुई बारिश के बाद राजधानी क्षेत्र में अब मौसम एकदम साफ हो गया है। सुबह शाम ठंड और दोपहर में तेज धूप रहती है, जिसके कारण लोगों को राहत मिली हुई है। वहीं देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन राज्यों में 7 फरवरी तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। जी आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा जारी किए गए मौसम बुलेटिन के अनुसार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।